हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज छोटा सा पार्ट है, चलिए देखते हैं इसको। पहला पॉइंट अच्छे से समझते चलना कि अल्केन्स आर। अच्छा एक बार बताओ बेटा, इसके मैं पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। आप एक बार बताओ, अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता, क्लियर हो गया? या अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बिटवीन भी सिंगल बॉन्ड होता? फर्स्ट पॉइंट में इसके पहले पढ़ूं, आप एक पॉइंट को ध्यान से सुनना कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, दोनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट सेम होगा। C और H दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। एक चीज होता है पोलर और एक वर्ड होता है नॉन पोलर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं O और H के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलते हैं कि H के कंपैरिजन में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, इसलिए यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तब हम ये वर्ड बोलते हैं ये पोलर है। यहां पे दो पोल क्रिएट हो गया, एक होगा बना पॉजिटिव और एक क्या बना नेगेटिव। हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? पोलर बोलेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो पोलैरिटी कब आता है? जब एक के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो, तब वहां पे पोलैरिटी नेचर आता है, तब वहां पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। मीनिंग क्या निकला कि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो, मिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो, तब हम बोलेंगे वहां पे पोलैरिटी नेचर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्केन्स का, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं मैं बोला बेटा। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा है। मींस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। मींस यहां पर पोलर नेचर नहीं आ सकता, पोलर नेचर आएगा ही नहीं। समझ में आया ना बेटा? पोलैरिटी कब आता है? जब एक के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, तो ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर होता है। तो देखो क्या लिखा है, अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, अल्केन्स में एक वैन डर वाल्स फोर्स होता है जो कि बहुत ही वीक होता है। ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ये ध्यान रखना, C1 से C4। C1 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक वो सभी के सभी गैस होगा। पेंटेन से लेकर के 17 तक, समझ में आ गया ना, अनहेप्टेन। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझना, एक बार फिर से समझना। मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक मतलब C1 टू C4 गैसेस के फॉर्म में होगा। C5 मतलब पेंटेन से लेकर के जिसमें कार्बन नंबर 17 तक होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना बेटा? यहां से यहां तक का लेकर के वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, जबकि अदर हायर मेंबर आर सॉलिड। अदर हायर मेंबर जो अल्केन का होगा कैसा होगा? सॉलिड होगा। फिफ्थ पॉइंट, दे आर जनरली इन इनसॉल्युबल। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है? सेम सेम के अंदर सॉल्युबल होगा। मतलब अगर ये अल्केन नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है ना? एक वर्ड आप ध्यान से सुनना, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो अल्केन्स होता, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि ये जो अल्केन्स होता वो नॉन पोलर होता है। वाटर बताइए क्या होता है? पोलर।
वाटर कैसा होता है बेटा? पोलर। वाटर में होता है H+ और OH-। वाटर हमारा पोलर है, इसका मतलब क्या? ये अल्केन जो कि नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर, इसके अंदर सॉल्युबल होगा क्या? आंसर आएगा जी नहीं सर, इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि अल्केन्स नॉन पोलर है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों अल्केन्स नॉन पोलर होता है, इसलिए ये वाटर पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर बट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, राइट है ना। एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। यहां पर एक सेंटेंस यहां पर लिख लेना, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर हो गया बेटा? मतलब सेम के अंदर सॉल्युबल होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन और इन अल्केन इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे मानकर चले मेरे प्यारे बच्चों, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है और ये पेंटेन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है। मतलब साफ हो गया इसका मोलर मास ज्यादा है। मतलब साफ हो गया इसका मोलर मास अगर ज्यादा है। अच्छा एक बार बताइए, आप ऐसे समझो, इसमें कार्बन केवल 1 है लेकिन इसमें कार्बन 5 है। देखो ऐसे, ये एक कार्बन CH4, इसमें कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन हम लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट को ध्यान से सुनना कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ता है, वांडर वाल्स फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा। इसमें मीथेन में केवल 1 कार्बन है, पेंटेन में यहां पर 5 कार्बन है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। और अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वांडर वाल्स फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर वांडर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो इसको बॉयल करने में बहुत ज्यादा टेंपरेचर का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब साफ हो गया कि मीथेन के कंपैरिजन में पेंटेन का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है? ज्यादा होता है। 2 रीजन, पहला रीजन एक तो इसका मोलर मास ज्यादा है और दूसरा रीजन ये कि विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वांडर वाल्स फोर्स इज इंक्रीजेज, सो रेड क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेज। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमॉलिक्यूलर वांडर फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास साइज। समझ में आ गया? और सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। 1-2 पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसको भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पहले आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करो। बेटा मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है इसको बाद में ध्यान देना। अभी पहले एक अल्केन्स आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप सभी लोगों को। ये 3 हमारे चेन आइसोमर हैं, तीनों का मोलर मास सेम है। अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना। ये आइसोमेरिक अल्केन है, मींस सभी का मोलर मास क्या है? सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? चलो बताओ। इसमें कार्बन का एक भी ब्रांचेज नहीं है। इसमें कार्बन का पैरेंट चेन में देखो 4 कार्बन, 1 ब्रांचिंग आया। इसमें पैरेंट चेन में कार्बन में 3 कार्बन है, पैरेंट चेन में कार्बन का 3 है और इसमें 2 ब्रांचेज आया। मींस नॉर्मल में एक भी ब्रांचिंग नहीं है, इसमें 1 ब्रांचिंग है और इसमें 2 ब्रांचिंग है। मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको सुनते चलना। नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। आप देख सकते हो बेटा, यहां से यहां तक सरफेस एरिया कुछ ज्यादा दिख रहा है। देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां तक खत्म हुआ, लेकिन अगर ब्रांचेस बढ़ गया तो यहीं से यहीं तक रहा। देख करके बता दो बेटा, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है और इसमें सरफेस एरिया कम है। जिसमें सरफेस एरिया कम होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो वांडर वाल्स फोर्स होता है वो भी कम हो जाता है। वांडर वाल्स फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वांडर वाल्स फोर्स इज डिक्रीज विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया।
इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें ब्रांचेस बढ़ा, सरफेस एरिया कम हो गया, ये स्फेरिकल शेप में आने की कोशिश करेगा, अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। सरफेस एरिया कम हो गया, वान डर वाल्स फोर्स कम हो गया, इसको बॉयल करने में मेरे प्यारे बच्चों कम टेंपरेचर का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो पॉइंट क्या निकला, बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। समझ में आया क्यों? ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता जाएगा, वो स्फेरिकल शेप में आने की कोशिश करेगा, हालांकि आ नहीं पाता है, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए, अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो वान डर वाल्स फोर्स कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उससे कम होगा, और उससे सबसे कम ये होगा, राइट है ना। तो देख सकते हो यहां पर पॉइंट क्या निकलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? तो देखो पॉइंट मैंने क्या लिखा, फॉर आइसोमेरिकल केन द बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, बिकॉज इफ द ब्रांचिंग इज इंक्रीज देन मॉलिक्यूलर अटेन द स्फीयर ऑफ स्फीयर to shape of sphere, this result in the smaller area, right है ना, अपने एरिया को स्मॉल करेगा, therefore वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट है बेटा, उसके बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा था वो वीक हो जाएगा बिटवीन स्फीयर मॉलिक्यूल। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन इज हायर देन ब्रांच चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, बताओ किससे, ब्रांच चेन से, राइट बेटा। तो ये जो मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था उसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनते चलना, राइट है ना। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा करके दिया था बेटा, प्रिपरेशन, राइट है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा करके दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ मूव करते हैं हम इसके कौन से प्रॉपर्टीज के साइड में, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साइड में बाद में जाऊंगा। आप सबसे पहले अपने सामने एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, और इस एनसीईआरटी बुक में ये जितना भी प्रिपरेशन मेथड है एक शॉर्ट रिवीजन में ले रहा हूं, 10-15 मिनट के अंदर मैं इसका एक शॉर्ट रिवीजन लूंगा। समझ में आ गया किसका बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक में जो प्रिपरेशन मेथड दिया गया है वो पूरा मैं एक रिवीजन लेने जा रहा हूं 15 मिनट के अंदर। मैं गारंटी दे रहा हूं जितना वीडियो लेक्चर आप लोगों ने मेरा प्रिपरेशन मेथड का देखा है, अगर आप लोगों ने एक एक रिएक्शन अच्छे से प्रैक्टिस किया, अगर आप लोगों ने बेटा उसके मैकेनिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस किया ना, तो एनसीईआरटी बुक चिल्लर जाएगा, इसकी कोई औकात नहीं जो आपको डिगा सके। समझ में आ गया इस पॉइंट को। एनसीईआरटी अगर आपको परफेक्ट करना है तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से ध्यान दो बेटा, उसमें इतना मैं डीप लेवल में सिखा देता हूं कि एनसीईआरटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है, मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनते चलो। चलिए इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम एक थोड़ा शॉर्ट रिवीजन लेते हैं 10-15 मिनट का, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन होगा। जितना एनसीईआरटी में दिया गया है सिर्फ वही रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो बेटा। बेटा आपके सामने एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक होने से पहले मैंने जितना प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन पढ़ा करके दिया है पूरा एक बार अच्छे से हर एक वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लो, फिर बेटा ये एनसीईआरटी बुक आपको प्रिपरेशन मेथड बहुत ही इजी जाने वाला है, राइट है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने प्रिपरेशन मेथड के सारे अच्छे से नोट्स बना करके रखे होंगे, राइट बेटा। तो जो मैं 10-15 मिनट का एक रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं, किसका, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का, फ्रॉम ओनली एनसीईआरटी। अगर मैं अपना रिवीजन लेक्चर लूं अपने स्टाइल में बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी का मैं एक लाइन भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं 2-3 साल से देख पा रहा हूं एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम बात करते हैं यहां पे प्रिपरेशन का। इसमें पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक है बेटा, इसमें 3 रिएक्शन लिखा गया है, समझो पहले इस तीनों रिएक्शन को। देखिए, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद करिए मैंने एक बताया था साबाते सेंडरेसेस रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, यही है साबाते सेंडरेसेस रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें इस एनसीईआरटी बुक में 3 रिएक्शन दिया गया है। अब आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। CS2 डबल बॉन्ड CS2H2 के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकिल कैटलिस्ट। इसमें केवल 3 ही कैटलिस्ट दिया गया है, लेकिन याद करो और भी कुछ होता था, रेने निकिल, PTO2, रुथेनियम, रोहोडियम, B2S6 इन THF। कहने का मतलब यह है कि केवल 3 कैटलिस्ट यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक H यहां पर दो, एक H यहां पर ऐड कर दो, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CS3 सिंगल बॉन्ड CS3। कितना इजी है, बहुत इजी जाएगा बेटा। बताइए H2 का एडिशन सिन होता है, एंटी होता है, सिन होता है। सब कुछ मैं पढ़ा करके दे चुका हूं, अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरा, यह हमारा प्रोपीन है, PTPDNL, एक H यहां पर, एक H यहां पे, प्रोडक्ट बता दीजिए CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS3। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर अल्काइन है, राइट है ना? तो मुझे एक बार बताइए बेटा, 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे, तो एक काम करो यहां पे 2 मोल्स ऑफ H2 ले लो, एक H2 को आप यहां पर ऐड करो, एक H2 को यहां पर ऐड करो, बोलो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CS3 CS2 CS3। बस हो गया एनसीईआरटी बुक में 3 रिएक्शन है। लेकिन मेरा वीडियो लेक्चर देखो, एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर ही मैंने इसके ऊपर बता दिया है, मैकेनिज्म के साथ बताया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन वीडियो लेक्चर देखना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन न पूछा जाए। अगर मानकर चलिए एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बताएगा कि ये आपके सिलेबस में, लेकिन अगर नीट जो होता है बेटा, नेशनल एग्जाम होता है, कभी भी डीप में पूछा जा सकता है। डीप में पूछा गया तभी एनसीईआरटी बुक आपको उतना एडवांटेज नहीं देगा, उस समय एडवांटेज देगा हमारा वीडियो लेक्चर। इसलिए जितना नॉलेज मिले नॉलेज लेते रहो, वीडियो लेक्चर को प्रॉपर देखते रहो। अब देखो क्या लिखा है यहां पे, डाइहाइड्रोजन गैस एडेड टू द अल्कीन्स एंड अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। समझ में आ गया ना बेटा? बस एक चीज ध्यान में रखना कि प्लैटिनम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन देता है, लेकिन अगर आपको निकिल लेकर के आना है तो रिलेटिवली हायर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया बेटा। दूसरा, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। फ्रॉम अल्किल हैलाइड में भी 2 मेथड है। सेकेंड मेथड देखिए, फ्रॉम अल्किल हैलाइड में भी 2 मेथड है, बाय द रिडक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझो। बाय द रिडक्शन किसका बताइए? Zn एंड डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। बताओ, ये Zn है, 2 मोल्स ऑफ HCl ले लो, राइट है? मैंने आपको बताया था ZnCl2 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर होगा। आप इसको नेसेंट हाइड्रोजन के भी फॉर्म में लिख सकते हो या H2 के भी फॉर्म में लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड 3 रिएक्शन बताओ, देखो कैसे। मिथाइल क्लोराइड Zn और H+ से पास किया, H+ मतलब एसिडिक मीडियम है, तो आपको पता बता जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा H2, या आप नेसेंट हाइड्रोजन के भी फॉर्म में ले सकते हो। एनसीईआरटी बुक में H2 दिया गया है। अब 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, बोलो बाहर क्या हो जाएगा? HCl। 2 हाइड्रोजन में से आप ऐसे लिख लो बेटा, H2 को ऐसे लिख लो, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl। H को यहां पर मिला दो, बोलो क्या बन जाएगा? CH4। यहां पे CH4 प्लस बाहर क्या हो जाएगा? HCl, राइट है ना? सिमिलरली यहां से भी बताओ, इसको यहां पे 2 हाइड्रोजन ले लो, क्लियर हो गया? यहां से बाहर क्या कर दो बेटा? HCl। इसको यहां पे मिला दो, बोलो क्या मिल जाएगा? C2H6 प्लस HCl। पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा यहां पर एक और रिएक्शन है, यहां पर भी बेटा आप H2 ले लो, राइट है? एक H एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा, इस H को यहां पर मिला दो, बोलो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। एनसीईआरटी कुछ नहीं बेटा, वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखो। एनसीईआरटी सिर्फ फोबिया होता है कि एनसीईआरटी। आप मेरे बेस्ट कंटेंट को गेन कर लो, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऊर्जा रिएक्शन। बताइए बेटा, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सोडियम मेटल के साथ। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaBr, CH3 को कंबाइन करा दो, बोलो क्या मिल जाएगा? C2H6 प्लस 2 मोल्स ऑफ
NaBr। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली इसको यहां से हटा दो, C2H5 C2H5 को कंबाइन करा दो, बोलो क्या मिल जाएगा, C4H10 और प्लस बोलो बेटा क्या, 2 मोल्स ऑफ NaBr। ये जो मैंने आपको बताया ये टोटली एनसीईआरटी से मैं बोल रहा हूं बेटा, 10-15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से जो प्रिपरेशन मेथड है मैं पूरा कवर करके देने वाला हूं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेक्चर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड के साइड में हम आते हैं। जो हमारा ये दूसरा मेथड था मेरे प्यारे बच्चों, एक तीसरे मेथड के साइड में आते हैं जिसमें इसका नाम दिया गया है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे आप उस पॉइंट को ध्यान देना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें फॉर्म करना है। देखो इसमें एक ही रिएक्शन दिया गया है, उसको हम देखते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, देखते हैं बेटा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिया गया है। इसमें देखो क्या बोला गया है, यहां पे एक रिएक्शन हमारा है CH3COONA। क्लियर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों बताइए, हम इसका रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता था, NaOH, और इन द प्रेजेंस ऑफ CO एज ए हीट करते थे। ये होता था 3 पार्ट, ये होता था 1 पार्ट। बस यहां से इसको बाहर कर दो, H को R से मिला दो, H R से मिलने को तड़प रहा है, H को R से मिला दो, H को CH3 से मिला दो, बोलो क्या बन जाएगा, CH4 और प्लस यहां से बताओ 2 सोडियम Na2, 1 कार्बन C और 3 ऑक्सीजन Na2CO3। इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है Na2, एक होता है CO2। बताइए Na2CO3 में CO2 है और इस रिएक्शन में CO2 बाहर हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको ये भी पॉइंट बोला था बेटा कि मुझे एक बार बताइए कि इस सोडियम सॉल्ट में टोटल कितने कार्बन है, 2, और इस अल्केन में कितने कार्बन आया, 1। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो भी अल्केन मिलेगा उसमें हमेशा 1 कार्बन कम होगा। किससे कम होगा, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। बताइए बेटा इसमें कितने कार्बन है, 2, लेकिन इसमें कार्बन केवल कितना आया, 1 आया। तो जो भी अल्केन होगा उसमें हमेशा 1 कार्बन क्या होगा, कम होगा। दूसरा एक रिएक्शन दिया गया है। अच्छा, एक और इसमें एक प्रॉब्लम पूछा गया, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम है 13.6। प्रॉब्लम एनसीईआरटी बेस में प्रॉब्लम 13.6 देखो क्या बोला गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। में सोडियम सॉल्ट से हमें प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, एक वर्ड बोला था, ध्यान से सुनना, कि यहां पर जो अल्केन होगा, यहां पर जो अल्केन होगा उसमें हमेशा 1 कार्बन कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे याद आ रहा है ना बेटा, तो इसमें बताइए कितने कार्बन है, 3। इसका मतलब जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 4। तो ये देख लो CH3 CH2 CH2 COONA। क्लियर हो गया। इसका नाम होता है सोडियम ब्यूटेनोएट। 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसका नाम होगा सोडियम ब्यूटेनोएट। हम इसका रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैंने क्या बोला था बेटा, बस यहां से बाहर कर दो, बोलो बाहर क्या हो जाएगा, Na2CO3। इस H को यहां से मिला दो, बताइए CH3 CH2 CH2H में C3H8। यहां पर बताइए किसका फॉर्मेशन हो गया, C3H8 का। लगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3। क्लियर हो गया। और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Na2CO3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं। एक लास्ट यहां पर रिएक्शन दिया गया है जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लो, ठीक है। चलिए बेटा हम मूव करते हैं यहां पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटेड मेथड को लेकर के। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटेड मेथड को लेकर के यहां पर सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया है। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने भी एक्सप्लेन करके दिया था। चलिए एक बार हम इसको देखते हैं, ठीक है। जैसा यहां पर दिया गया बेटा रिएक्शन सेम एज इट इज रिएक्शन में आपको बता रहा हूं। सोडियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड ONA।
क्लियर हो गया। हम इसका यहां पर हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यहां पर H2O लेंगे। क्लियर हो गया। मैंने आपको एक डायरेक्ट आंसर बताया था, डायरेक्ट आंसर याद करने का तरीका मैंने आपको बोला था कि बताइए इसमें जो अल्किल ग्रुप है CH3 उसका डबल कर दो, उसका डबल कार्बन करो। बताइए CH3 है ना बेटा, तो CH3 का डबल करो तो बताओ CH3 मतलब इथेन बन जाएगा। मींस यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो CH3 हमारा इथेन का प्रिपरेशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। इसमें जो है इसमें इसके एक्चुअली आप 2 मोल्स ले लो, इसके भी आप 2 मोल्स ले लो। यहां पे CH3 के 2 मोल्स हो गए तो CH3 हमारा इथेन बन गया और प्लस यहां से एक गैस बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CO2। मेरे प्यारे बच्चों मेरे वीडियो लेक्चर को एक बार देखना, ये मिलता है एनोड पर और प्लस 2 मोल्स ऑफ NOH प्लस H2 ये फॉर्म होता है कैथोड पर। कैसे रिएक्शन होता था आप याद करो, मैंने आपको ये बोला था कि CH3C डबल बॉन्ड ONA। सबसे पहले आप इसको आयंस में ब्रेक करो, ये होता है प्लस और ये क्या होता है माइनस। मिस ये ब्रेक हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस में और बताइए किस में, Na प्लस में। याद आ रहा है, सब मैंने पढ़ाया था। आप बेटा इसके ले लो 2 मोल्स, ये भी हो जाएगा 2 मोल्स और ये भी हो जाएगा 2 मोल्स। क्लियर हो गया। अब ये निगेटिव है, निगेटिव कहां जाता है पॉजिटिव पर। पॉजिटिव कौन सा इलेक्ट्रोड होता है एनोड। समझ में आ गया ना। देखो बेटा ये पॉजिटिव वाला होता है एनोड, ये निगेटिव वाला होता है कैथोड। तो बताइए निगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव पर, मींस ये चला जाएगा एनोड पर और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो चलो इसको भेजते हैं CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या बन गया CH3CO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, -1 से चला गया 0। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। साथ में इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से इसने शेयर कितना किया 1। अभी लेफ्ट कितने हैं 5, 1 2 3 4 और ये बन गया 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, शेयर कितना किया 1, लेफ्ट कितने रहे 5। तो आप देख सकते हो इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये फ्री रेडिकल है। आप इसके 2 मोल्स ले लो, आप इसके 2 मोल्स ले लो और आप इसके 2 मोल्स ले लो। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल आया है CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, क्लियर हो गया ना। अच्छे से ध्यान से सुनना, ये जो CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बना है मैंने आपको बताया था इसमें भी होमोलिटिक फिजन करा दो। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहां से क्या जनरेट होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। यहां पर जनरेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों मिथाइल फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आया, इसके बेटे एक और बॉन्ड बन जाएगा। मिस यहां से बाहर हो जाएगा CO2, यहां से बाहर हो जाएगा CO2। आप इसके ले लीजिए बेटा 2 मोल्स, तो इसके भी कितने मोल्स बन जाएंगे 2 मोल और इसके भी कितने मोल्स बन जाएंगे 2 मोल। अभी जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहां पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों देखो इथेन बन गया। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बना इथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2। ये कहां मिल गया एनोड पर। क्लियर हो गया। अब इसको ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी बुक में कैथोड पे रिडक्शन कुछ ऐसे दिया गया है, रिडक्शन एट कैथोड, राइट है ना। राइट मैंने कैसे बताया था पहले उसको ध्यान से सुनो। मैंने कैसे बताया था, मैंने बोला था ये जो 2 मोल्स ऑफ Na प्लस माइनस पे जाएगा, इसका रिडक्शन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Na में, राइट है ना। और ये जो 2Na है वो बाद में इस वाटर के साथ रिएक्शन करता था, 2 मोल्स ऑफ Na 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करता था। याद करो वीडियो लेक्चर मैंने आपको बोला था 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2, राइट है ना। ये जो एक्सप्लेनेशन किया था वो बाई मी, मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन किया था, राइट है ना। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, कुछ ऐसे दिया गया है कि ये हमारा वाटर है, राइट है ना। एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे दिया गया ये वाटर है और ये इसका रिडक्शन होगा। तो मुझे एक बार बताइए बेटा, जब इसका रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? आंसर क्या होगा, माइनस वाला। H+1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H में और यहां से बाहर क्या हो जाएगा OH फ्री रेडिकल, OH माइनस। क्लियर हो गया। फिर से बोलो बेटा, एनसीईआरटी बुक में कैसे दिया गया, वाटर का रिडक्शन है,
इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? H प्लस, ये H में आ गया, बाहर हो गया OH। और एक्चुअली हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बना। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये H फ्री रेडिकल, आप इसके 2 मोल्स ले लो, तो आप इसके भी लोगे 2 मोल्स, ये भी बन जाएगा 2 मोल्स, ये भी बन जाएगा 2 मोल्स, और ये H फ्री रेडिकल, 2 H फ्री रेडिकल है, दोनों को कंबाइन कर दो। बोलो बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? H2 का। तो कैथोड पर मेरे प्यारे बच्चों किसका फॉर्मेशन हो गया? H2 का। क्लियर हो गया। ये एक्सप्लेनेशन किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आई होप अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से ध्यान दो तो देखो बेटा ये 10-15 मिनट के अंदर मैंने ये रिवीजन ले लिया फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बुक। अब मूव करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है बेटा? मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स को लेकर के, राइट है ना? अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता, राइट है ना? अगर हम अल्केन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, सो ये किसी के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। हम इसलिए इसको पैराफिन्स भी बोलते थे। स्टार्टिंग का लेक्चर देखो, उसमें मैंने आपको पढ़ा करके दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि ये जो अल्केन्स होता है वो नॉर्मल कंडीशन पर किसी भी एसिड, किसी भी बेस, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। रूम टेंपरेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कर सकता है जब हम कुछ एबनॉर्मेलिटी लाए, मींस हाई टेंपरेचर, हाई प्रेशर, समझ में आ गया ना? तब ये अल्केन रिएक्शन करेगा। तो देखो मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे, एट अ रूम टेंपरेचर अल्केन्स आर जनरली इनर्ट, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, इनर्ट रहेगा towards acid, base, oxidizing and reducing agent, but they react at abnormal condition। क्लियर हो गया, राइट है? एबनॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, क्लियर हो गया? अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे मानकर चलो ये R है, R के साथ कोई एक एलिमेंट A अटैच है, राइट है ना? और यहां पर कोई आया अटैक करने के लिए Y ने A को रिप्लेस कर दिया। बताइए R Y बन गया और यहां से बाहर हो गया A। तो बताइए A रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू? Y के थ्रू। तो जब कोई एक एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस होता है तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो समझो, यहां पर मानकर चलो एक रिएक्शन में लेता हूं, यहां पर R था, मैंने बोला ये A है, इधर ध्यान लगाओ, और यहां पर कोई एक कंपाउंड आया Y, इस पर अटैक किया। क्लियर हो गया? Y ने A को रिप्लेस कर दिया, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा R। क्लियर हो गया? और R के साथ क्या हो गया? Y। और सपोज करो ये A ऐसे था, राइट है ना? तो यहां से A बाहर हो चुका है, आप देख सकते हो। पहले R के साथ कौन था? A। Y ने A को रिप्लेस किया, Y ने A को रिप्लेस किया, देखिए प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा RY प्लस A बाहर हो गया। तो मीनिंग क्या निकला कि जब कोई एक एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना? जब कोई एक एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सवाल यह है कि यहां पे 3 टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये Y इलेक्ट्रोफाइल है, अच्छा एक पहले बात बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया ना? A बाहर हो गया Y के थ्रू, जब एक एटम दूसरे के थ्रू रिप्लेस हो गया तो उसको बोलना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर Y इलेक्ट्रोफाइल है, मींस अगर इलेक्ट्रोफाइल ने A को रिप्लेस किया तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सपोज करो बेटा Y न्यूक्लियोफाइल है, मींस अगर न्यूक्लियोफाइल इस A को रिप्लेस करेगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर Y हमारा फ्री रेडिकल है, कैसा है बेटा? फ्री रेडिकल है, तब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलना? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सवाल यह है कि कार्बन कार्बन अल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब मैंने क्या बोला बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि अल्केन सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन ही देगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। आपको पता होना चाहिए अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो एडिशन रिएक्शन देता है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना। मैं पहला रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मींस हम रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ, और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? हैलोजिनेशन जब हम अल्केन का कराएंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इट गिव्स अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होता है, कैसे होता है, अगर आपको समझना है तो आपको मैकेनिज्म इसका समझना आना चाहिए, और इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में भी है बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हैलोजिनेशन। देखो क्या लिखा है, इट गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? और इसमें पहला रिएक्शन हम आते हैं क्लोरीनेशन ऑफ CH4। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ CH4। इसमें भी हम कुछ पॉइंट लेंगे। देखो पहला पॉइंट, ठीक है, देखो यहां पर इफ CH4 इज इन, ठीक है, इफ CH4 इज इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट। अब समझो बेटा, सपोज करो ये CH4 है। क्लियर? मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ। क्लियर? और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको ध्यान से सुनना, HNu। जहां पर एरो के ऊपर होता है HNu, वहां पे प्रेजेंस होता है सनलाइट। अच्छा, मैं एक आपको ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, एक ट्रिक आप ध्यान से सुनना। हेल्पर, HELPR, नाम सुना होगा हेल्पर। H फॉर हीट, ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर होगा लाइट, लाइट, P फॉर होगा पेरोक्साइड, P फॉर पेरोक्साइड, और ये R फॉर होता है बेटा रेडिकल, रेडिकल। ध्यान से सुनना, कहीं पर भी वर्ड आए हेल्पर, H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड, R फॉर रेडिकल, तो मैक्सिमम केस में वहां पर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता, न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, फ्री रेडिकल आता है। ध्यान से सुन लेना, कहीं पर भी हेल्पर वर्ड आए, हीट आए, इलेक्ट्रिसिटी आए, लाइट आए, पेरोक्साइड आए, रेडिकल आए, तो वहां पर इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, रेडिकल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मैं हैलोजिनेशन में पहला रिएक्शन बताने जा रहा हूं, क्लोरीनेशन मींस मीथेन का मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं क्लोरीन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट 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 आया, लाइट आया, मतलब मैक्सिमम केस में क्या आएगा बेटा, फ्री रेडिकल। इसका मतलब यहां पर जो होगा वो रिएक्शन होगा क्या, फ्री रेडिकल। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि CH4 का मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज ये कि अगर मीथेन एक्सेस अमाउंट में रहा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में रहा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इफ द CH4 इज इन एक्सेस अमाउंट, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? तो इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आप समझना। सपोज करो बेटा ये CH4 है, ठीक, मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ। आप इस Cl2 को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, CH4 ऐसा समझो, CH4, ठीक है, मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पे Cl2 के साथ, और CH4 को मैंने किस अमाउंट में लिख लिया, एक्सेस अमाउंट में। तो बताइए बेटा, जब हम एक्सेस अमाउंट में लिखेंगे तो यहां से इसको बाहर कर दो, HCl को, Cl आप यहां पर ला दो, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl, और प्लस बाहर क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, अब ये देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे पता चला, पहले कार्बन के साथ था हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन गया, क्लोरीन आया,
मिस हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और क्लोरीन आ गया। मिस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। जब एक एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस होता है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म पर जाते हैं, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप हम आते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप का मतलब जस्ट हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। नाम से समझो 3 स्टेप आएगा। एक होगा इनिशिएशन, एक होगा प्रोपेगेशन और एक होगा टर्मिनेशन। पहला हम स्टेप आते हैं जिसका नाम क्या है बेटा? इनिशिएशन स्टेप। आप समझते चलना। देखो ये क्लोरीन है, यस सर ये क्लोरीन है। एच न्यू प्रेजेंट है, यस सर एच न्यू प्रेजेंट है। एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट। इस एच न्यू की प्रेजेंस में मेरे प्यारे बच्चों इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। होमोलिटिक फिजन का मतलब ये, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, मतलब यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। देख सकते हो यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। ये बताइए कौन सा स्टेप है? इनिशिएशन स्टेप है। एक बार समझ लो, दोबारा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो मुझे उसका आंसर चाहिए नहीं, देना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इसको साफ कर दूंगा बेटा। एक बार मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, मेरे इज्जत का सवाल है, क्लासरूम जैसा फीलिंग लेकर के आना। और मेरे इज्जत का सवाल है, मैं क्वेश्चन करूं तो आपके जबान पर आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो चलिए पहला स्टेप हम लेकर के आते हैं। कौन सा स्टेप? इनिशिएशन स्टेप। ये बेटा Cl2 है। कौन सा फिजन हुआ? होमोलिटिक फिजन हुआ। क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा बन चुका है। अब मूव करते हैं दूसरा स्टेप जिसका नाम होगा प्रोपेगेशन स्टेप। कौन सा स्टेप बेटा? प्रोपेगेशन स्टेप। क्लियर हो गया? अब ये प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता? प्रोपेगेशन स्टेप का मतलब रिएक्शन हमारा कंटिन्यू होने वाला है। क्या होता आप इसको ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल CH4 पर अटैक करेगा। देखो पहले Cl2 का होमोलिटिक फिजन हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस मीथेन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा इसी बात को समझना है आपको। तो देखो बेटा ये CH4 और यहां पर आ गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन में, मैं बार बार बोलता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत स्मॉल है। सो इसका भी कौन सा फिजन हो जाएगा? होमोलिटिक फिजन। कौन सा फिजन बेटा? होमोलिटिक फिजन। यहां से H फ्री रेडिकल और यहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल, बाहर क्या हो जाएगा? HCl। यहां से H फ्री रेडिकल, यहां से Cl फ्री रेडिकल, क्या बाहर हो जाएगा? HCl। और यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा और बाहर क्या हो गया बेटा? HCl। सवाल यह है, अभी एक सवाल मैं क्वेश्चन करूंगा। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है वो फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। 1-2 मोल और होते हैं थोड़े से अमाउंट में, तो ये Cl2 के साथ फिर से रिएक्शन किया। और जब ये रिएक्शन किया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल, यहां से मिथाइल फ्री रेडिकल, देखो CH3Cl बन जाएगा। यहां से हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3Cl और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बाहर हो गया। तो देख सकते हो CH3Cl मिला, HCl मिला। ये कौन सा स्टेप था? प्रोपेगेशन स्टेप। एंड लास्ट में हम आते हैं टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा स्टेप बेटा? टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है आप देख सकते हो, बीच बीच में बहुत सारे फ्री रेडिकल बना। इस रिएक्शन में कहीं पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है, कहीं पर मिथाइल फ्री रेडिकल बना है। तो ये जो टर्मिनेशन स्टेप में ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। जैसे मान कर चलो यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CH2। यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? C2H। या फिर ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके बना लेगा CH3Cl। अब मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, यस या नो? यस। कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, यस या नो? यस। अटैक करने कौन आया? फ्री रेडिकल। इसका मतलब हैलोजिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन के साथ कौन था? हाइड्रोजन। अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, फ्री रेडिकल अटैक करने आ रहा है बेटा। इस फ्री रेडिकल ने इस हाइड्रोजन को बाहर किया। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने जा रहा हूं, अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लासरूम वाला फीलिंग लेकर के आओ बेटा, और जब मैं क्वेश्चन करूं ना तो आप मान करके चल लो कि लाइव लेक्चर चल रहा है। आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर दीजिए। बताइए बेटा, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट है ना, तो इसमें दो रिएक्शन होता है। CH4 अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल यह डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या बनेगा। तो यह तो समझा दो मुझे, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा तो कितने स्टेप में? बोलो, 3 स्टेप पे। जबान पे मीनिंग लेकर के आओ। पहला स्टेप क्या? इनिशिएशन स्टेप। कौन सा बेटा? इनिशिएशन स्टेप। बताइए इस स्टेप में क्या होता था? क्लोरीन का कौन सा फिजन होता था? होमोलिटिक फिजन। आई होप आपको पता होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। प्रोपेगेशन स्टेप के बाद बताइए बेटा दूसरा स्टेप हमारा कौन सा स्टेप होता है? इनिशिएशन स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? यस, अगर आपका आंसर है प्रोपेगेशन स्टेप तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। अब बताइए बेटा प्रोपेगेशन स्टेप बताओ बताओ। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पर अटैक करेगा। अटैक कराते देखो ये बेटा, ये CH4 क्लियर, हम यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक कराते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे मैंने रिएक्शन बताया था, इसका भी कौन सा फिजन? होमोलिटिक फिजन। H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl। यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल बना और प्लस यहां से बाहर हो गया HCl। ये मेरे प्यारे बच्चों जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है इस पर फिर अटैक करेगा हमारा Cl2 मॉलिक्यूल। इसका भी कौन सा फिजन होगा? होमोलिटिक फिजन। मैं ही बोलना हो, आप लोग भी बोलते चलो बेटा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3Cl। सो यहां पर बन गया CH3Cl और प्लस बाहर क्या हो गया? HCl। देख लो CH3Cl एज अ मेजर प्रोडक्ट यहां पर भी बना, HCl एज अ मेजर प्रोडक्ट तो नहीं, बाई प्रोडक्ट है, ये यहां पर भी बना। तो आप देख सकते हो पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गया, क्लोरीन आया। सॉरी बेटा एक बार फिर से समझो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, अटैक कौन कर रहा है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसलिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब मुझे बताइए तीसरा स्टेप जिसका नाम क्या होता था? टर्मिनेशन। सबसे लास्ट स्टेप जहां पर रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन। बताइए बीच बीच में ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके Cl2 रिएक्शन कंप्लीट। बीच बीच में जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके यहां पर C2H6 बनाएगा, ये भी रिएक्शन कंप्लीट। और तीसरा ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ भी कंबाइन हो सकता है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेगा बेटा? CH3Cl। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। तो बस एक चीज ध्यान में रख लेना कि अगर मीथेन एक्सेस अमाउंट में रहा तो मेजर प्रोडक्ट सिर्फ मिथाइल क्लोराइड बनेगा। मेजर मैंने बोला, मेजर प्रोडक्ट हमारा मिथाइल क्लोराइड बनेगा। लेकिन अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या क्या बनेगा, उसको देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।